गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संडे की जो हम लोगों ने मैराथन क्लास ली थी उस क्लास में आप लोगों ने स्टडी की थी मिरर फॉर्मूले की, यानी किसी भी दर्पण के लिए, किसी भी मिरर के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, उसके U, V और F में क्या रिलेशन होता है। और मैंने उसके लगभग 6 से 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में रिपीट्स हुए हैं, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को मैंने आपको सॉल्व करवाया था बोर्ड पर। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। अभी तक जितने भी पार्ट्स आपने देखे, लगभग 8 पार्ट आपने देखे हैं फिजिक्स के, वो सब थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, यानी हिंदी में परावर्तन प्रकाश का। आज जो हम स्टडी करेंगे ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन किसका? प्रकाश का। क्लियर? तो शुरू करते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है? तो प्रकाश का अपवर्तन ये कहता है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की बात, व्हेन ए लाइट enters from one medium to another medium, then it deviates from इट्स पाथ। यानी कि अपवर्तन का नियम ये कहता है कि जब भी लाइट किसी भी एक मीडियम से, यानी एक माध्यम से किसी भी दूसरे मीडियम में, यानी दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने जाने के रास्ते से डेविएट हो जाती है, यानी हिंदी में अपना रास्ता बदल देती है, विस्थापित हो जाती है। जबकि हमें मालूम है कि लाइट हमेशा कैसे चलती है? एकदम सीधी लाइन में चलती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो अपने पाथ से, अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगी। तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम माने मीडियम, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो वो अपने पाथ से हट जाता है। अब अपने पाथ से हटने का मतलब, जैसे अगर एग्जांपल यहाँ पे समझें, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक इंटरफेस है, यानी सरफेस है। कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इंटरफेस, या इसको आप तल भी बोल सकते हो। और ये कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। याद करिएगा, पीछे के वीडियोस में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, यानी प्रकाश का टकरा के लौट आना। तो वहाँ पर जो भी हम लोग सरफेस लेते थे वो कैसा लेते थे? ओपेक लेते थे, अपारदर्शी। लेकिन यहाँ पर कैसा रहेगा? ट्रांसपेरेंट। तो मान लीजिए ये लाइट आई, तो ये लाइट क्या है? याद करिए, तो ये है इंसिडेंट रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। जहां पर ये इस सरफेस यानी तल को टच करती है, वहां से 90 डिग्री की जो लाइन जाएगी, इसको हम लोग नॉर्मल यानी अभिलंब बोलते थे। क्लियर? तो अब लाइट, ये मान लो पहला मीडियम है। कौन सा मीडियम है? पहला मीडियम। मीडियम को एन से शो करते हैं। और ये मान लीजिए दूसरा मीडियम है। तो लाइट अगर इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, तो भाई लाइट को तो चलना चाहिए कैसे? लाइट को चलना चाहिए एकदम स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी रेखा में। लेकिन ये लाइट क्या करेगी? ये इस नॉर्मल की तरफ, क्लियर, और यह नॉर्मल से दूर, यानी सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं कि ये क्या है हमारा? ये हमारा इंटरफेस है। ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है। और ये क्या है इसका? ये इसका नॉर्मल है, यानी अभिलंब है। तो लाइट क्या हुई? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जाना चाहिए सीधी लाइन में, लेकिन चली किधर गई? नॉर्मल की तरफ, यानी अभिलंब की तरफ मुड़ गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट जाना चाहिए सीधे डायरेक्शन में और चली जाती है वो इस नॉर्मल से दूर। और ये क्या है? फर्स्ट मीडियम है। और ये क्या है? सेकंड मीडियम है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, तो वो अपने पाथ से, अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगी, यानी अपने रास्ते से हट जाएगी। तो अब चूंकि यहाँ पे हमें दो डेविएशन दिख रहा है, एक बार लाइट क्या कर रही है कि नॉर्मल यानी अभिलंब की तरफ जा रही है, दोबारा दिख रहा है कि लाइट नॉर्मल से बियॉन्ड यानी दूर जा रही है।
तो क्वेश्चन ये बनता है कि रिफ्रैक्शन के रूल भी होते होंगे फिर। तो अब हम समझते हैं रिफ्रैक्शन के रूल क्या होते हैं। बाकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण आप लोग सब जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी मिरर में, किसी दर्पण में स्टडी करते थे तो आती हुई लाइट इंटेंस रे होती थी, हिंदी में आपतित किरण। दर्पण से टकरा के लौटती हुई लाइट रिफ्लेक्ट रे होती थी, हिंदी में परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ पर लाइट टकरा के लौट नहीं रही है बल्कि दूसरे माध्यम में चली जा रही है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, हिंदी में अपवर्तन। तो ये जो लाइट है ये भी रिफ्रैक्ट रे है, रिफ्लेक्ट नहीं है, REFLECT, रिफ्लेक्ट नहीं है, रिफ्रैक्ट है, यानी REFRACT। तो ये रिफ्रैक्ट रे है, और जो बीच से लाइन जाती है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर वो क्या है, नॉर्मल है। तो अब हम समझते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने से पहले और ये दोनों फिनोमेना को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम और रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम, ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। क्लियर, बने रहिएगा, दिखाते हैं आपको हम। तो अगर हम डेंसर और रेयरर मीडियम की बात करें, डेंसर एंड रेयरर मीडियम, डेंसर को हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम और रेयरर को बोलते हैं विरल माध्यम। ये होते क्या है, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें डेंसर मीडियम की, डेंसर मीडियम की, तो दोज मीडियम यानी कोई भी ऐसा माध्यम, हुज यानी जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है प्रकाशीय घनत्व, इज हायर यानी ज़्यादा होती है, ब्रैकेट में उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होता है। जिनको नहीं मालूम हिंदी मीडियम वाले जान लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। तो जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होगी, इज कॉल्ड डेंसर। उसी को हम सघन माध्यम कहते हैं। मीन ए मीडियम हुज ऑप्टिकल डेंसिटी इज हायर एंड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। जैसे अगर हम कंपेयर करें, एयर ले लें और एयर ही कंपेयर करें किससे, ग्लास से यानी कांच से, तो एयर जो है ये रेयरर मीडियम है। क्यों? क्योंकि हवा में चलना आसान है, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। क्लियर, मतलब समझ लीजिए, हमें मालूम है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा मीडियम जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर है तो क्या है, रेयर हुआ कि नहीं हुआ, विरल हुआ कि नहीं हुआ। और जिसके मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हो, एक दूसरे से बहुत ताकत से जुड़े हों, जैसे सॉलिड होते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, वो डेंसर हो जाएगा। जैसे हमें हवा में चलना कैसा है, हमारे लिए एयर में चलना कैसा है, आसान है। और वाटर की बात करें तो हम पानी में तेज़ी से नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि एयर के कंपेयर में जो वाटर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी इसके जो अणु होते हैं वो कॉम्पैक्टली जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बहुत ताकत से जुड़े होते हैं, और कम प्लेस में इसके ज़्यादा क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसलिए वाटर क्या है, डेंस है। डेंस माने सघन है, किसकी तुलना में, एयर की तुलना में। तो एयर क्या हो गया इसके तुलना में, रेयरर हो गया। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात कर लें वाटर का, कंपेयर कर दें किससे, ग्लास से, तो जो हमारा वाटर है, पानी में चलना तो फिर भी आसान, लेकिन सॉलिड के अंदर हम नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास के मॉलिक्यूल्स से कंपेयर में दूर दूर होते हैं। तो वाटर क्या हो गया, रेयर हो गया, किसके कंपेयर में, ग्लास से कंपेयर में। तो ग्लास क्या हो गया यहाँ पर, डेंसर हो गया। बात समझ पाए। और जो डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, किससे, रेयर वाले से। जैसे मान लीजिए कोई पूछे आपसे परेशान करने के लिए, इसको बोलते हैं IQ क्वेश्चंस। एयर और ग्लास में कौन डेंस है, तो हमें मालूम है कि ग्लास डेंस है और एयर कैसा है, रेयर है। ठीक है। पूछा जाए इनमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है, जो डेंस है उसका ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होगा, कांच का ज़्यादा होगा, और एयर का कम होगा। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होगा, पानी का ज़्यादा, पानी का कम होगा, ग्लास का ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्लास कैसा है, डेंसर है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो वो कैसा होगा, एयर कैसा है, रेयर यानी विरल है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डेंस है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि डेंस क्या होते हैं। सरल भाषा में
कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स, कोई भी ऐसा मीडियम जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, ये क्या हो गए, रेयरर हो गया। इसी डेंसिटी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं, यानी लाइट को चलने के लिए कितना रास्ता मिल रहा है। और अगर कोई दूसरा सब्सटेंस है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ऐसे कॉम्पैक्टली एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है, जैसे आप सॉलिड पढ़े होंगे, तो ये क्या हो गया, ये डेंसर हो गया। डेंसर माने सघन हो गया। तो इसके अंदर लाइट को चलने के लिए रास्ता कहाँ है, तो इसलिए लाइट की स्पीड इसमें कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही है आपका डेंसर मीडियम। अब हम बात करते हैं रेयरर मीडियम की, क्लियर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम रेयरर मीडियम की बात करें तो रेयरर मीडियम, रेयरर माने रेयरर मीडियम, रेयरर का मतलब होता है विरल, हिंदी में ये लिखा हुआ है। तो रेयरर मीडियम, दोज मीडियम यानी कोई भी ऐसा माध्यम हुज, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल DENSITY, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब प्रकाशीय घनत्व, इज लोअर, कम होती है, इज कॉल्ड रेयरर मीडियम। उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम बोलते हैं। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में भी क्या बताया था हमने, अपवर्तनांक, ये भी कैसा होगा, लो होगा। यानी जब ये रेयरर है, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम यानी रेयरर मीडियम का जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होगा वो कैसा होगा, लो होगा। एग्जाम्पल में फिर वही एयर ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं। तो एयर कैसा है वाटर कंपेयर में, तो एयर कैसा है, रेयरर है यानी विरल है। क्यों, मोटी भाषा में समझ लो, पानी में चलना आसान है या हवा में चलना आसान है, तो हवा में चलना आसान है। कि हवा में चलना क्यों आसान है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं। वाटर में चलना कठिन है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स इसके कंपेयर में पास पास होते हैं, क्लियर। तो वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, किसके कंपेयर में, एयर के मीडियम में। तो कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, यानी अपवर्तनांक दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, तो जो डेंस है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, क्लियर। ऐसे ही अगर हम वाटर और ग्लास ले लें तो इन दोनों में से कौन डेंस कौन रेयर, तो वाटर कैसा है, लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड के तुलना में दूर दूर होते हैं, तो ये कैसा हो गया, ये रेयरर हो गया, क्लियर। ये कैसा हो गया, ये डेंसर हो गया, यानी ये सघन है, ये विरल है। तो इन दोनों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा क्योंकि ये डेंस है, क्लियर। तो आपको डेंसर और रेयरर मीडियम भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है हमारा, हिंदी में अपवर्तन है, इसके नियम कौन कौन से हैं और क्या क्या कंडीशंस इस पर लागू होती हैं। लाइट जब रेयर से डेंस में जाएगा तो क्या होगा, और लाइट जब डेंस से रेयर में जाएगा तो क्या होगा। तो अगर हम रूल्स रिकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन की बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अपवर्तन का नियम नहीं है। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बातें हैं कि लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी तो क्या होगा, लाइट वहाँ से वहाँ जाएगी तो क्या होगा, यानी कंडीशंस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम ए रेयरर मीडियम, रेयरर का मतलब क्या होता है हिंदी में, विरल, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर का मतलब सघन, देन इट गोज टूवर्ड्स normal and show less deviation। यानी ये रूल कह रहा है कि when light enters from a rarer medium, जब लाइट एक रेयर मीडियम से यानी विरल माध्यम से डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में जाता है तो वो लाइट नॉर्मल यानी अभिलंब से बहुत दूरी नहीं जाती, यानी अभिलंब के पास ही रह जाती है। पिक्चर समझना चाहो तो ये हो गया हमारा एक इंटरफेस, यानी कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। कहाँ से लाइट जा रही है, रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर में। तो मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या है, एयर है, और जो सेकंड मीडियम हमारा है वो क्या है, वाटर है। तो एयर कैसा होता है, रेयर होता है, रेयर का मतलब विरल होता है, और ये कैसा होगा, डेंसर होगा, डेंसर का मतलब सघन होगा यानी घना होगा। ये क्या आ रही है, ये है हमारी इंसिडेंट रे,
हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जहाँ पर इसको टच कर रहा है यहाँ से 90 डिग्री का जो एंगल बनाते हुए लाइन जा रही है, ये क्या है, नॉर्मल। हिंदी में अभिलंब। मीडियम कैसा है, ये रेयरर है, सघन मतलब विरल है। इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसमें चलना आसान है। लाइट जा कहाँ रही है, वाटर में। वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कैसा होता है, ज़्यादा होता है। यानी इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पास पास होंगे। यानी हम कम भीड़ से भीड़ में जा रहे हैं, तो सोचो कम भीड़ में हम चौड़े होकर के फैल के चल सकते हैं, लेकिन जब हम भीड़ में पहुंचते हैं तो हम सिकुड़ के बचा बचा के चलते हैं। तो वैसे ही लाइट को जाना तो चाहिए कैसे, एकदम स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। लेकिन लाइट क्या करेगी, चूंकि भीड़ है यानी डेंस मीडियम है, इसलिए इस नॉर्मल यानी अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल माने कोण, क्या, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में अपवर्तन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और ये जो लाइट जा रही है, ये लाइट, ये क्या है, रिफ्रैक्शन कोण है यानी रिफ्रैक्शन एंगल है, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण यानी इंसिडेंट रे के लिए, और ये क्या है, अपवर्तन कोण। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से शो करते हैं और हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जो लाइट के जाने के बाद बनती है, जैसे लाइट इस मीडियम में चली आई, तो जो ये लाइट आती हुई लाइट जो इससे एंगल बना रही है, किससे, नॉर्मल से किसी दूसरे मीडियम में, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, फिनोमेना कौन सा हम पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किससे शो करते हैं, आर से। तो आप चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इससे आप समझ लीजिएगा, क्लियर। अब तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि लाइट अगर रेयरर मीडियम से यानी विरल माध्यम से डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में जाएगी, यानी कम भीड़ से भीड़ में जाएगी, तो लाइट को जाना तो चाहिए स्ट्रेट लाइन में, लेकिन लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ सिकुड़ जाएगी। यानी नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टिंग रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो कम होगा। किससे कम होगा, आई से कम होगा, क्लियर। जबकि लाइट जाना कहीं चाहिए, एकदम सीधी लाइन में जाना चाहिए। तो ये था रूल नंबर 1। आप समझते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल 2 कि व्हेन यानी जब ए लाइट, एक प्रकाश, इंटर्स यानी प्रवेश करती है, फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, तभी क्या लिया था, तभी हमने रेयरर मीडियम लिया था, फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, डेंसर का मतलब सघन माध्यम, टू ए रेयरर मीडियम, रेयरर का मतलब क्या होता है, विरल माध्यम, देन इट डेविएट्स मोर फ्रॉम द नॉर्मल। हिंदी मतलब समझिएगा कि जब लाइट कहाँ से, डेंसर मीडियम से यानी सघन माध्यम से, भीड़ से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम में यानी कम भीड़ में जा रही है। तो सिंपल सी बात है, हम भीड़ से आएंगे तो कैसे आएंगे, दबते कुचते बचते हुए आएंगे। लेकिन जब हम खुली जगह पहुँचेंगे कैसे चलेंगे, चौड़े चलेंगे, चाहे जिधर जिस रास्ते पर हम चल सकते हैं, क्लियर। तो वैसे ही ये कह रहा है कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। इसको समझिए पिक्चर के फॉर्म में। ये क्या है हमारा, ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, क्लियर। ये क्या आ रही है, ये आपतित किरण यानी इंग्लिश में इंसिडेंट रे है। जहाँ पर इसको टच कर रही है ये लाइन क्या है, ये लाइन है नॉर्मल। लाइट जाना कैसे चाहिए, लाइट जाना चाहिए एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे। लेकिन यहाँ का मीडियम कैसा है, ये मीडियम हमारा कैसा है, डेंस है, डेंसर मीडियम। मान लेते हैं कि ये ग्लास है, कांच है, और लाइट जा कहाँ रही है, रेयरर मीडियम में। रेयरर मीडियम क्या है, एयर है। तो कांच में जगह कम होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा होता है, इसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। एयर के मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं, दूर दूर। तो लाइट यहाँ पर, तुम्हारी भाषा में समझा रहे हैं, लाइट यहाँ पर चौड़े से चलेगी, मतलब जाना नॉर्मल के नज़दीक जाना चाहिए लेकिन नॉर्मल से दूर चलेगी। तो ध्यान दो, ये जो इंसिडेंट रे है, हिंदी में आपतित किरण, इस नॉर्मल यानी अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई से शो करते हैं, हिंदी में आपतन कोण,
क्लियर। और ध्यान दो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन एंगल बन रहा है जिसको आर से शो करते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन कोण, वो ध्यान दो ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है। तो फर्स्ट रूल में ये बताया गया था कि लाइट जब भी कभी रेयर मीडियम से यानी विरल से डेंस मीडियम में यानी घने माध्यम में आएगी तो लाइट इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी आर की वैल्यू घट जाएगी। लेकिन जब लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब स्टडी करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 ये कहता है कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर यानी रेयर मीडियम है टू वाटर या ग्लास जो भी डेंसर मीडियम हो, एट मेकिंग 90 डिग्री इंटरफेस यानी तल, जो भी तल पे जा रही है, इंटरफेस आर एंगल 0 टू नॉर्मल यानी नॉर्मल से यानी अभिलंब से 0 एंगल बनाते हुए जा रही है, देन it enters glass ORR water in a STRAIGST straight line। हिंदी मतलब समझिएगा खूब अच्छे से। ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट, पहले हम पिक्चर बनाते हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक इंटरफेस है जिसको हिंदी में हम तल कहते हैं। कैसा होगा, पारदर्शी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें, लाइट इस तरफ से उस तरफ जाएगी। ये हमारा एक मीडियम है, मीडियम किससे दिखाते हैं, N1 से। पहला मीडियम है तो N1, दूसरा मीडियम है तो N2। मान लेते हैं कि फर्स्ट मीडियम हमारा ऐसा है, एयर है, और सेकेंड मीडियम हमारा कैसा है, ग्लास है। क्लियर। तो जो एयर है वो कैसा है, रेयर मीडियम है, किससे कंपेयर में, ग्लास के मीडियम, यानी ये विरल है, ये सघन है। तो लाइट अगर, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होती है हमारी, ये अभिलंब होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इंग्लिश में नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब। अगर लाइट भी इसी रास्ते से आ रही, ध्यान दीजिए, ये लाइट आ रही है, जो 90 डिग्री बना रहा है कौन, ये नॉर्मल, किससे, इस इंटरफेस से, उसी 90 डिग्री पर हमारी लाइट आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लाइट पूरी स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी ग्लास के आर पार। मान लेते हैं कि ग्लास कितना मोटा है, इतना मोटा ग्लास है, तो लाइट इस पूरे ग्लास के आर पार निकल जाएगी। यहाँ बाहर क्या था, एयर था, ये क्या था, ग्लास था, और बाहर फिर क्या है, एयर। लाइट एयर से आई है और सीधे एयर में निकल जाएगी, और कितने डिग्री पर, एकदम सेम स्ट्रेट लाइन पर। यह है हमारा थर्ड रूल। यानी थर्ड रूल ये कहता है कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है और नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, या इस इंटरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, दोनों में से जो आपको समझना हो समझ लीजिए। चाहे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री किसके, इसके और इसके बीच में, और 0 डिग्री किसके, नॉर्मल के 0 डिग्री पे जा रही है, तो लाइट उस पूरे डेंसर मीडियम को स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर जाएगी, यानी सीधी निकल जाएगी। यहाँ पर किसी भी तरह का अपवर्तन यानी इंग्लिश में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर। अब हम स्टडी करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। रूल नंबर 4 ये कहता है कि when light enters from air to water and then into air। क्लियर। यानी लाइट कभी भी अगर एयर से इंटर करती है और किस में जाती है, वाटर यानी डेंसर मीडियम में जाती है, ग्लास भी हो सकता है, और फिर वापस एयर में आती है, तो होता क्या है। तो पिक्चर क्या होते हैं, मान लीजिए कि हमने ले लिया ये एक वाटर या ग्लास, आप जो भी समझना चाहो, तो इसके बाहर मीडियम कौन सा है, एयर है। क्लियर। ये मीडियम क्या हो गया हमारा, N1 मीडियम हो गया। इसके अंदर कौन सा मीडियम है, N2 मीडियम है, यानी सेकेंड मीडियम है। क्या ले लेते हैं, मान ले लेते हैं हम वाटर ले लेते हैं। तो वाटर कैसा होगा, डेंसर होगा, यानी सघन होगा, किसके कंपेयर में, एयर के। ये क्या है, रेयरर है, ये क्या है, डेंसर है, और फिर लाइट को वापस कहाँ आना है, एयर में आना है। समझ गए, तो समझो खुद ध्यान से। ये क्या है, फर्स्ट इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस से जो 90 डिग्री पे लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब। तो इस नॉर्मल पर ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइट आकर के इंटेंस हुई, ये क्या है, इंटेंस रे है, हिंदी में
आपतित किरण है। ये यहाँ पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम किससे शो करते हैं? आई से। हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतन कोण, इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो एयर कैसा है? रेयरर है। और हमारा वाटर कैसा है? डेंसर है। और लाइट को जाना कैसे चाहिए? लाइट को जाना चाहिए एकदम स्ट्रेट लाइन। लेकिन लाइट कहाँ जा रही है? डेंसर में। तो लाइट क्या करेगी? नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि चलने के लिए पाथ कम है, क्योंकि वाटर कैसा है? डेंस है, यानी घना है। किससे? एयर से। भीड़ में चलना कठिन है। तो इसलिए जो आर की वैल्यू आएगी, आर, वो कितनी आएगी? कम हो जाएगी। यानी कि जब लाइट एयर से कहाँ एंट्री कर रही है? वाटर में, या रेयरर से डेंसर में। ध्यान दीजिएगा, रेयरर टू डेंसर, तो क्या होगा? जो हमारा एंगल आई है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। किससे? एंगल आर से। या ज़्यादा का निशान यहाँ बना देते हैं, इसको ग्रेटर देन मान लो, और ये क्या है? एंगल आर है। तो एंगल आई, ध्यान दो, ये वैल्यू ज़्यादा है। किससे? आर से। क्यों? क्योंकि लाइट को चलने के लिए पाथ कम मिल पा रहा है, भीड़ ज़्यादा है, इसलिए वैल्यू घट गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब वापस ये लाइट हमारी कहाँ इंटर कर रही है? एयर में। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइट ये आ रही है, क्लियर? तो ये लाइट, ये मान लीजिए इसके लिए नॉर्मल हो गया, इस सेकंड कंडीशन के लिए। तो ये लाइट कहाँ पे आई? इस नॉर्मल पे आके गिरी। अब ये लाइट क्या है? ये लाइट हो गई इंसिडेंट रे। कहाँ से? इस वाटर से। और जा कहाँ रही है? एयर में। जाना कैसे चाहिए इसको? एकदम स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। लेकिन एयर कैसा है? रेयरर है, यानी खुली जगह में आ गई, लाइट बढ़िया चौड़े से निकल जाएगी। तो अब क्या हुआ? सेकेंड कंडीशन में आर की वैल्यू बढ़ गई। कब बढ़ी? लाइट जब कहाँ से आई? डेंसर से रेयरर में। यानी लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो जो एंगल आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो बड़ी होगी। किससे? एंगल आर से। यानी कि यहाँ पर जो एंगल आई का फॉर्मेशन होगा वो आर से क्या है? छोटा है कि नहीं है? तो एंगल आई कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो हमें याद यही रखना है। इन चारों रूल्स को हम पिक्चर के फॉर्म में एक बार जल्दी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर वन ये कहता है कि जब लाइट, ये क्या है? हमारा इंटरफेस है। जब कोई लाइट, ये क्या है? इंसिडेंट रे है, जहाँ पे ये इंटरफेस को टच कर रही है, यानी तल को टच कर रही है, ये क्या है? हमारा अभिलंब यानी नॉर्मल है। मीडियम कैसा है? हमारा एयर है। एयर कैसा होता है? रेयरर मीडियम होता है। दूसरा मीडियम कैसा है हमारा? मान लो वाटर है। वाटर कैसा होता है? डेंसर, यानी हिंदी में सघन माध्यम होता है। तो जब लाइट रेयर से डेंस में आएगी, यानी विरल से सघन में आएगी, तो लाइट को चलना तो चाहिए कैसे? एकदम सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन वाटर कैसा है? वाटर डेंस होता है, हिंदी में सघन होता है, यानी ये खुला रास्ता है और ये भीड़ वाला रास्ता है। तो लाइट क्या करेगी? लाइट नॉर्मल की तरफ यानी अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो आर होगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आई होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? लाइट कहाँ से इंटर कर रही है? रेयर से डेंस में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा एंगल आई होगा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। किससे? एंगल आर से। क्लियर? रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 ये हमसे कहता है कि अगर हमारी लाइट, ये है हमारा इंटरफेस यानी कोई भी पारदर्शक तल, और लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट मान लो वाटर से आ रही है। वाटर कैसा है? डेंसर है। और लाइट आ कहाँ रही है? एयर में। एयर कैसा है? रेयरर है। यानी एयर विरल है और वो सघन है, यानी वहाँ ये भीड़ भाड़ है और ये कम भीड़ है। ये क्या आई? ये आई इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हिंदी में? आपतित किरण। ये क्या बना यहाँ पर? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब अभिलंब। लाइट जाना कैसे चाहिए? एकदम सीधी रास्ते पे जाना चाहिए। लेकिन लाइट कहाँ से आ रही? भीड़ से आ रही। कहाँ जा रही है? रेयर में, यानी विरल में, कम भीड़ में। लाइट बढ़िया चौड़े से फैलकर चलेगी। तो ये जो आर बना, ये आर हो गया, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हिंदी में अपवर्तन कोण। और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो मानी सी बात है कि एंगल आई क्या है? ध्यान दीजिएगा, एंगल आई छोटा है। किससे? एंगल आर से। ये हो गया जब लाइट कहाँ से आएगी? डेंस मीडियम से रेयर में आएगी। और जब लाइट रेयर से डेंस में आएगी तो ये कंडीशन होगी, यानी कि रेयर से डेंस में आएगी तो नॉर्मल तरफ मुड़ जाएगी, और डेंस से रेयर में आएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। भीड़ से कम भीड़ में दूर चली जाएगी, कम भीड़ से भीड़ में नॉर्मल तरफ दब जाएगी। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है, ये क्या है? इंटरफेस यानी कोई तल है,
और ये क्या है, इसका अभिलंब है यानी नॉर्मल है। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर लाइट इस इंटरफेस के 90 डिग्री पर, मतलब लाइट ऐसे आ रही है, तो अगर इस इंटरफेस यानी इस तल से तुलना करें तो लाइट कैसे आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है। और अगर इस नॉर्मल से देखा जाए अभिलंब से, तो अभिलंब कैसा है, ऐसे है, और लाइट भी कैसे आ रही है, ऐसे। तो अभिलंब यानी नॉर्मल से कितने डिग्री पर आ रही है, 0 डिग्री पर, लेकिन सर इंटरफेस से कितने डिग्री पर आ रही है, 90 डिग्री पर। तो लाइट अगर इस नॉर्मल से 0 डिग्री पर आएगी या इंटरफेस से 90 डिग्री पे आएगी, तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे निकल जाएगी, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी। समझ गए बात हमारी। अब हम फाइनली स्टडी करते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रूल्स आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, RULES, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो फर्स्ट रूल है रिफ्रैक्शन का, फर्स्ट रूल जो रिफ्लेक्शन का है वो रिफ्लेक्शन जैसा ही है। फर्स्ट रूल कहता है कि द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट रे एंड नॉर्मल लाइज एट सेम पॉइंट at same interface। यानी फर्स्ट रूल कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, हिंदी में आपतित किरण जो है, और रिफ्रैक्ट रे यानी जो अपवर्तित किरण है, और जो नॉर्मल यानी अभिलंब है, वो एक ही पॉइंट पर हमें मिलेंगे। पिक्चर से अगर आप देखिए तो ये क्या हो गया, ये एक इंटरफेस हो गया, यानी हिंदी में कोई पारदर्शी तल हो गया। इस पर ये लाइट कौन सी आ रही है, ये लाइट है हमारी इंसिडेंट रे, हिंदी में आपतित किरण। ये क्या है, इसका नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब। तो नॉर्मल से लाइट जो आ रही है, तो ये जो लाइट जा रही है, अब हम यहाँ पर डेंसर और रेयर मीडियम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, मान लो समझना, बना लो, ये एयर है और ये वाटर है। तो लाइट कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में, यानी रेयर से डेंस में। तो लाइट जाना कैसे चाहिए, ऐसे। लाइट जाएगी कैसे, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे ये नहीं समझेंगे, यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो, जो रिफ्रैक्टिंग रे है वो, और जो नॉर्मल है वो, ध्यान दो, एक ही पॉइंट पर है और एक ही इंटरफेस पे है। ये है रूल नंबर 1, और यही रूल नंबर 1 है किसमें, रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के, यानी हिंदी में परावर्तन और अपवर्तन के, रूल नंबर 1 सेम है। जो डिफरेंट है वो है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल सेकंड, रूल नंबर 2 कहता है द रेशियो ऑफ, इसको क्लीन कर लेते हैं इतना, द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्ट एंगल will be a constant called refractive index। क्लियर। यानी कि जो सेकेंड रूल कहता है वो कहता है कि द इंसिडेंट एंड द रेशियो ऑफ साइन थीटा, यानी द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल, यानी इंसिडेंट एंगल हिंदी में आपतन कोण की जो ज्या होती है, यानी जिसको हम कह सकते हैं साइन, और आई मीन इंसिडेंस एंगल। तो साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल की साइन और रिफ्रैक्ट एंगल की जो साइन होगी वो एक कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये शो करता है किसको, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम को। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम की तुलना में। और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो हो सकता है कि आपसे केवल पूछ लें डिफाइन द स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ पूछेंगे तो आप केवल ये सेकेंड रूल बताएंगे कि द साइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्ट रे का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, जिस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और ये फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के बीच की एक लाइन होती है, जिसको हम पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष। तो एक बार फट से रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है रिफ्रैक्शन का। फर्स्ट रूल कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्ट रे, ये जो रिफ्रैक्ट रे यहाँ पे बनी हुई थी, द रिफ्रैक्ट रे एंड द नॉर्मल
यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्ट रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर एक ही इंटरफेस में होते हैं। यही बात रिफ्लेक्शन में समझा था। रूल नंबर 2 ये कहता है कि इंसिडेंस एंगल की साइन थीटा और रिफ्रैक्ट एंगल के साइन थीटा ये दोनों एक कांस्टेंट होते हैं। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इस n को, और यही है स्नेल्स का लॉ। और इसको पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। हिंदी में द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष। तो इस तरह से ये रिफ्रैक्शन नाम का टॉपिक भी फिनिश होता है। और रिफ्रैक्शन के यूजर्स की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन के कारण ही किसी भी पानी में हम किसी रॉड को डुबो देते हैं, जैसे आप किसी भी लोहे की रॉड को पानी में डुबो दो तो ऊपर से देखने पर वो रॉड हमें बेंड दिखता है, यानी मुड़ा हुआ दिखता है। ये रिफ्रैक्शन का एक फिनोमेना है। पानी में कभी अगर आपने सिक्के को डुबोया होगा तो आपने देखा होगा सिक्का हमें पास दिखता है, वो भी क्या है? रिफ्रैक्शन के कारण। जबकि सिक्का है कहाँ? गहराई में है, बॉटम में है। तो ये सब रिफ्रैक्शन के यूजेस हैं। आगे डिटेल्स में जब कुछ आएगा तो आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आया है तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है, क्या? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे हमारी पहुंच आप तक और आपके अपनों तक मेरी पहुंच बन सके। मेरा साथ देते रहिए, मैं आपको ऐसे ही नए नए कंटेंट्स ला करके यूज़फुल वीडियोस आपको देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए ब्रिलियंट विजन। थैंक यू।